नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। मीटिंग में सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में ओबीसी को साधने के लिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो वहीं यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं यूपी के कुछ मंत्री 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ विधायकों को भी 2024 में मौका मिल सकता है। इसको लेकर भी मीटिंग में मंथन किया जा रहा है। तो इस वक्त बैठक चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है। पवन गौड़ हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पवन, बताइएगा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री समेत ये बड़ी बैठक कही जाएगी जो कि इस वक्त चल रही है। किन खास बातों पर फोकस है 2024 के लिहाज से? देखिए आस्था, आपको बता दूं कि आज की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ मुलाकात कल हो चुकी है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा मंथन हो चुका है और उस पर मोहर लग चुकी है। आगामी कुछ दिनों के अंदर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल जाएगा। अब रही बात आज की बैठक की, तो आज की बैठक में ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ओबीसी वोटरों को साधने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आज की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनके अलावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और लोकसभा सांसद संगमलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ और राज्यों के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और उनके साथ साथ जो सुशील मोदी हैं वो मौजूद हैं। हरियाणा से ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद हैं। तो इसमें जो ओबीसी वर्ग से जो लोग नेता आते हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को अपने साथ साधने की रणनीति तैयार कर रहा है। जैसे आपने देखा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष तेजी से इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी जातिगत जनगणना कराइए। जहां कांग्रेस दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल चला रही है। मंथन चल रहा है। इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बीजेपी का फोकस महिला वोट बैंक पर है, जिसे साधने के लिए नारी शक्ति का वंदन कार्यक्रम हरदोई में भी आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 541 करोड़ की सौगात दी और कई महिलाओं को घर की चाबी भी सौंपी। साथ ही संदेश दिया, अब उत्तर प्रदेश में बेटी की शादी के लिए किसी पिता को कर्ज लेने की जरूरत नहीं। सरकार की योजनाओं से महिलाओं को पूरा हक मिल रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति का अभिनंदन हो रहा है। महिलाओं के हक की बात हो रही है। आधी आबादी को पूरा लाभ देने की तैयारी हो रही है। महिला सुरक्षा के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे तमाम महिलाओं को हक दिया जा सके, उनका सम्मान किया जा सके, जिसकी जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद उठाई है। ज्यादातर इसमें महिला लाभार्थी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां शासन की योजनाएं आई वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, उन योजनाओं का लाभ भी क्रमिक रूप से उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शोषण मुक्त समाज की जो कभी कल्पना होती थी, आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी की प्राथमिकता महिलाओं के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल तैयार करना है और महिला अपराध से जुड़े मसले को जल्द से जल्द सुलझाना है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं और उस मंच से भी ऐलान कर रहे हैं जहां से सीधा संदेश जा सके। इसी दौरान हरदोई में नारी वंदन कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति वंदन बिल ऐतिहासिक फैसला है। डबल इंजन की सरकार में महिला सुरक्षित, महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी योजनाएं अमल में लाएं। 6 साल में यूपी में 40,000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती, यानी योगी सरकार वो संदेश दे रही है
जिससे हर क्षेत्र में अब आधी आबादी को अपना हक मिल रहा है। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। दरअसल बीजेपी इन दिनों नारी वंदन अभियान के जरिए चुनावी माहौल तैयार कर रही है, ताकि उस वोट बैंक को भी भरोसे में लाया जा सके जो हर चुनाव में बीजेपी के लिए किफायती साबित हुए हैं। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट मिले हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े हैं और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। और इसी सियासी लाभ के लिए एक बार फिर अभियान को धार दी जा रही है। नारी वंदन कार्यक्रम के मंच पर सौगातों के साथ संदेश भी दिया जा रहा है, ताकि आधी आबादी के लिए पूरे हक की बात हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाली। ये फैसला कार्यकारिणी की बैठक में फाइनल हो चुका है। ऐसे में क्या INDIA के बाकी सहयोगी सिर्फ 15 सीटों में बंटवारा कर सकेंगे या फिर गठबंधन फिर से डीरेल होने वाला है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, अखिलेश का आखिर नंबर गेम क्या है। मोदी को हराने के इरादे से जिस इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, जिस गठबंधन में दिल मिले ना मिले 26 दलों की दावेदारी होने लगी, उस गठबंधन में गजब की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई मोदी से नहीं बल्कि अपनों के बीच की है। बीजेपी से नहीं बल्कि किस सीट पर विपक्ष से कौन उम्मीदवार होगा, इसकी रस्साकसी है। बावजूद सबकी नजर अब भी 80 पर जा टिकी है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 65 सीटों पर चुनाव लड़े जाने के दावे की हकीकत को हर कोई जानना और समझना चाहता है। जानकार यही मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उछाला गया यह सवाल न सिर्फ इंडिया गठबंधन में तमाम चीजों को नब्ज टटोलने की कोशिश करेगा, बल्कि PDA की कसौटी को भी परखने की कोशिश करेगा। इस सियासी एक्सरसाइज में ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और न ही कोई सहयोगियों के लिए सीट छोड़ने को तैयार है। समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों का खाका तैयार कर रही है, तो कांग्रेस की भी तैयारी 80 सीटों पर लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में टीम इंडी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। सपा 65 सीट पर खुद लड़ेगी, RLD को 10 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट देने की तैयारी है। ऐसे में अपना दल कामरावादी का क्या होगा, जो खुद को पूर्वांचल में कुर्मी वोट बैंक का अगवा मान रही है। अभी इस पे कोई चर्चा इसलिए नहीं हो मैं कर सकता कि अभी तो 5 राज्य के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आने दिए। सारे अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उसमें फंसे हैं। वो सारी चीजें सामने आएगी जब इंडिया गठबंधन के सारे मजबूत और बड़े नेता बैठेंगे, तब इस पे कोई डिस्कशन होगा। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। तो संख्या की बात, सीट शेयरिंग की बात कोई नहीं हुई है। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इंडिया गठबंधन के जो सारे नेता देश भर के हैं, जब वो बैठेंगे तब तय होगा कि कहां कौन लड़ेगा। RLD और कांग्रेस भी सीटों पर अपने अपने दावे कर रही है। दोनों पार्टी अपने हक की बात कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से सीटों के नंबर गेम का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो रहा है। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि अब गठबंधन में अंदर खाने मनमुटाव की स्थिति बन गई है, लेकिन सामने से अब भी एकजुटता की आवाज बुलंद हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी बैठक से यह ऐलान कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन ज्यादा चिंता का विषय तो राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के भी है।
कि लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल पिछलग्गू की तरह से समाजवादी पार्टी के साथ साथ चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को भी कितनी सीटें मिलेंगी ये भी अब तय नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जनता के साथ जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत हो रही है, जिसमें सीटों को बंटवारा होगा। जब सीटों को बंटवारा होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। परंतु समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि वो अपनी हार मान चुकी है लगभग। तो ऐसे में एक बार फिर विपक्षी दलों के बीच टूट की चिंगारी जल रही है, जो कभी भी आग का रूप ले सकती है। और राजनीतिक पंडित का मानना भी कुछ ऐसा ही है। कल जिस तरीके से उत्तर समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर गठबंधन हुआ तो उन्हें 65 सीटें कम से कम सीट शेयरिंग में रखेंगे और 15 सीटों पर वो अपने सहयोगी दलों को देंगे। यानी सीटों पर फंसा पेच एक बार फिर गठबंधन की गांठ खोलने के लिए काफी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह 65 सीटों का समीकरण तैयार कर चुकी है, ऐसे में सिर्फ 15 सीटों पर 3-3 पार्टियों के बीच बंदर बाट संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर आगरा से आ रही है। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को राहत मिली है। जिला कोर्ट से कठेरिया को बड़ी राहत मिली है। 2012 के टोरेंट कर्मचारियों से मारपीट का यह पूरा मामला है। कोर्ट ने सजा के फैसले को रद्द किया है। सांसद कठेरिया को जिला अदालत ने बरी कर दिया है। कठेरिया समर्थकों में खुशी की लहर है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने की सजा के खिलाफ जिला अदालत में अपील की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनको राहत दी है और उन्हें इस मामले से बरी कर दिया है। उनको मिली सजा को रद्द कर दिया गया है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को कोर्ट से राहत मिली है। को टोरेंट कंपनी के द्वारा एक महिला को उत्पीड़न किया गया था, उसको मैं लेकर के कोर्ट वहाँ गया था ऑफिस में, लेकिन घटना उनके परिवारीजनों से हुई थी। मेरे साथ कोई ऐसा घटना मेरे द्वारा नहीं हुई थी, लेकिन एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट में निचली अदालत में मेरे खिलाफ 2 साल की सजा और जुर्माना दंडित मुझे किया था, जिसकी मैंने अपील जिला जज साहब से की थी। जिला जज साहब ने उससे मुझे पूरी तरह स्टे दिया था और कोर्ट का आदेश था, उसको ऑर्डर किया था और वो कई तारीखों के बाद आज जिला जज साहब ने उसको मुझे पूरी तरह से सभी दोषी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। छेड़छाड़ के आरोपियों की तलाश तेज कर दी है पुलिस ने और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। प्रदर्शन के बाद IIT BHU ने एक नोटिस जारी किया। बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। छात्रों को ID दिखाने के बाद एंट्री मिलेगी। छात्रा से छेड़खानी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। 2000 से ज्यादा छात्रों ने मिलकर इस प्रदर्शन को किया। आरोपियों के पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम का गठन कर दिया है। IIT BHU में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। किसान की बकरी के निवाला बनाए जाने के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं। इस घटना के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मामला गजरौला थाना क्षेत्र के खयालीपुर गांव का है। मैं चला गया अपने घर को, क्या घर को चला गया। और अमरोहा में जामा मस्जिद रोड पर पुलिया निर्माण नहीं होने पर मोहल्ले वालों ने ठेकेदार के खिलाफ हंगामा किया। दरअसल नगर पालिका की जामा मस्जिद रोड पर निर्माण कार्य चल रहा था और इस दौरान 10 दिन पहले नगर पालिका के ठेकेदार ने पुलिया को तोड़वा दिया और 1 सप्ताह के भीतर दोबारा पुलिया बनवाने का वायदा किया, मगर अब तक पुलिया नहीं बनने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इन लोगों ने बताया कि पुलिया नहीं बनने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नोएडा में दम घोटू हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 400 के पार पहुंच चुका है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। दीपावली से पहले पोल्यूशन का कहर दिखाई दे रहा है। आंखों में जलन, आंखों में पानी आना, इन्फेक्शन का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR क्षेत्र का लगभग यही हाल है। आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। लोगों को गले से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, लंग से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, आंखों से पानी आना भी एक शिकायत है जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। NCR गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दम घोटू हवा, जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। और आप तस्वीरें देखेंगे, इस समय नोएडा के सेक्टर 15 पे खड़े हैं और सामने ठीक इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है जो सफेद चादर से ढकी हुई है। लिहाजा लोगों को ये जो पोल्यूशन है वो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रजापति। अर्जुन जी, ये बताइए आज क्या स्थिति है? पोल्यूशन से कुछ दिक्कतें हो रही हैं? आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है और अभी तो ये हाल है कि दिवाली नहीं आई है। दिवाली आएगी तो कितना पोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है अभी, जिसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है। दिवाली को लेकर हर बार लोग सवाल उठाते हैं, इस बार तो दिवाली भी नहीं आई, प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और दिवाली आते आते ना जाने कितना पोल्यूशन बढ़ जाएगा कि अभी मेरा निकलना मुश्किल पड़ रहा है। आगे चल के लगता है घर वालों का निकलना, जो बुजुर्ग हैं घर पे, उनको तो निकलना मुश्किल ही हो जाएगा। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या दिक्कत या कोई परेशानी हो रही है आज सुबह से जिस तरीके से पोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग? हाँ, बहुत ही ज्यादा आंखों में जलन मच रही है और थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ भी खाया नहीं जा रहा अभी, और दोपहर के समय तो आप निकल नहीं सकते। एकदम आंखों में जलन इतनी तेज है कि दवाई डाल के बाहर निकलना पड़ता है। महसूस हो रहा है प्रदूषण? आज बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। आंख से पानी लगातार निकलता ही जा रहा है। तो जाहिर तौर पे देखिए आप, स्थिति जो है बहुत खराब है, क्योंकि जो प्रदूषण है वो दिन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का 300 के करीब था, वो अब 400 पहुंच गया है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये स्थिति और बिगड़ सकती है। बागपत में खेत में महिला का जलता शव मिला है। पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया और पहचान मिटाने के लिए शव जलाने की आशंका जताई जा रही है। शहर कोतवाली इलाके की यह पूरी घटना है। आग लगने से शव 80% तक जल चुका है, जिसके चलते पहचान करने में मुश्किल हो रही है और आशंका है कि हत्या के बाद शव को जंगल में लाया गया और पहचान छिपाने के लिए आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि ये 80% जली हुई हालत में है। पुलिस जांच में जुटी है। खेत में शव को जलाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस फौरन वहां पर पहुंची और आग को बुझा करके इस शव को अपने साथ ले गई। शहर कोतवाली के सिसाना गांव की घटना है। बरेली में कृषि विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली DAP और पोटाश और जिंक को जब्त किया है। सिरौली थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। कृषि विभाग की टीम ने मौके से एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि दूसरा आरोपी भाग निकला। किसान की निशानदेही पर जिला कृषि अधिकारी ने छापा मारा था। हरदासपुर के रिटायर्ड दारोगा का यह मकान बताया जा रहा है, जिसे इन लोगों ने किराए पर ले रखा था। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अलग अलग तहसीलों में टीमें बन गई हैं और उन्हीं के निर्देश पर लगातार एक अभियान चल रहा था रबी सीजन को लेके, क्योंकि फॉस्फेटिक उर्वरक की मांग बढ़ गई है। उसको लेके हम लोग आंवला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, पूरी टीम के साथ में भ्रमण कर रहा था। उसी समय एक किसान एक बैग लेते हुए जाते दिखा। उसकी निशानदेही पर इस स्थल का जानकारी हुई और यहाँ जब अंदर आके देखा तो इसमें कुछ एक ग्रेनुलर पोटास आता है, उसको क्रिप्को और इफ्को के खाली बैगों में जो छब्बाए हुए थे अलग से, उनमें भर के उसको पैकिंग कराया जा रहा था। एक तरह से नकली खाद उसको क्रिप्को इफ्को के बैग में DAP NPK और कुछ पोटास खाद थी, जो वो नकली जैसा मटेरियल था, वो पोटास खाद में के रूप में पैकिंग की जा रही थी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, जुड़े रहिए।